पहली फिक्र रूस यूक्रेन युद्ध की, और वो भी इस सवाल के साथ कि क्या इस युद्ध का दायरा बढ़ने वाला है, क्या इस युद्ध की आग अब यूरोप तक फैल सकती है। ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, इसे आप रूस यूक्रेन संघर्ष में वायरल इन 5 कीवर्ड्स महत्वपूर्ण शब्दों से समझ सकते हैं। ये शब्द हैं हमला, चेतावनी, बैठक, टक्कर और तैयारी। हमला, रूस ने यूक्रेन पर भीषण अटैक किया, 500 ड्रोन और कई मिसाइलों से हमला कर दिया है। पूरा यूक्रेन इस वक्त त्राहिमाम कर रहा है। रूस की सेना ने यह हमला पुतिन के चीन से लौटने के तुरंत बाद किया। चेतावनी, पुतिन की यूक्रेन को फाइनल वार्निंग, कहा कि यूक्रेन बातचीत से युद्ध खत्म करे वरना ताकत से हम खत्म कर देंगे। बैठक, आज ही यूरोप में यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने के मसले पर बहुत बड़ी मीटिंग हुई है, जिसमें जेलेंस्की और ट्रंप भी शामिल हुए। टक्कर, यह खतरा पोलैंड साइड से उठा है। वहां तैनात नेटो के फाइटर जेट्स पश्चिमी यूक्रेन के आसमान में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। रूस ने इसे लाल रेखा, रेड लाइन पार करने वाली हरकत माना है। और तैयारी, फ्रांस से लेकर बाल्टिक देश तक तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी में जुट गए हैं। कई देशों में अस्पतालों को तैयार रहने का आदेश जारी हो चुका है। हम बारी बारी से फिक्र बढ़ाने वाले ये सारे विध्वंसक चैप्टर खोलेंगे। सबसे पहले हमलों की बात करते हैं। पुतिन के मॉस्को लौटते ही यूक्रेन पर भीषण हमले शुरू हो चुके हैं। रूसी सेना ने यूक्रेन पर 500 ड्रोन से विध्वंसक हमला किया है। 28 मिसाइलें और 118 गाइडेड बमों से यूक्रेन को दहला दिया है। रूस ने यूक्रेन पर 63 से ज्यादा एयर स्ट्राइक्स की हैं। यूक्रेनी आर्मर्ड फोर्सेस ने यह दावा किया। रूस के ड्रोन हमलों के बाद यूक्रेन के ओडेसा में एयर रेड अलर्ट है। ब्लैक सी से ओडेसा पर स्वॉर्म ड्रोन अटैक हुआ। मिलिट्री फैसिलिटी में 10 से ज्यादा धमाकों की खबरें हैं। रूस को इन हमलों पर जवाब यूक्रेनी फोर्स की ओर से भी दिया गया है। ज़ेपोरिज्जिया में यूक्रेन ने रूस के S-300V एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया। बेहद सस्ते ऑटोकॉप्टर ड्रोन से हमला करके कीमती एयर डिफेंस सिस्टम को आग के हवाले कर दिया है। यूक्रेन ने इसके अलावा बीती रात रूस के बॉर्डर वाली सिटी सारातोव को भी टारगेट किया है। सारातोव में रूस के अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम को यूक्रेनी हमलों से भारी नुकसान पहुंचा है। इसके ध्वस्त होने से रूस को ड्रोन और मिसाइल ट्रेस करने के में समस्या होगी। साथ ही यूक्रेनी फ्रंटलाइन पर कई इलाकों से कम्युनिकेशन भी टूट गया है। यूक्रेन ने रोस्तोव में 3 बिजली घरों पर भी ड्रोन हमले किए हैं। यूक्रेन के हमलों से रोस्तोव में बड़े इलाके में बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। 32,000 घरों की बिजली सप्लाई बाधित हुई है। सोचिए, शहर के सेंट्रलाइज्ड हीटिंग सिस्टम बंद हो गए। घरों में गर्म पानी की सप्लाई को भी बंद करना पड़ा। इन हमलों के साथ ही पुतिन की फाइनल वार्निंग भी आ गई है। पुतिन के सब्र का बांध टूट गया है और युद्ध में अब विनाशक हमले हो रहे हैं। और पुतिन ने यूक्रेन को अंतिम चेतावनी दी है। पुतिन ने कहा कि बातचीत से शांति का हल निकल सकता है। यूक्रेन को बातचीत से युद्ध समाप्त करना चाहिए। यूक्रेन ऐसा नहीं करेगा तो रूस के पास सैन्य विकल्प खुले हुए हैं। रूस फिर मसले को सैन्य ताकत से सुलझाएगा। पुतिन सिर्फ यही नहीं रुके। उनसे जब यह सवाल पूछा गया कि क्या वो जेलेंस्की से मिलना चाहेंगे, सवाल के लिए ट्रंप के पुराने बयानों का हवाला दिया गया। कहा गया कि ट्रंप चाहते हैं कि पुतिन जेलेंस्की से मिले। तो इसके जवाब में पुतिन ने कहा, मैं जेलेंस्की से बात करने के लिए तैयार हूं। जेलेंस्की को मुझसे बात करने के लिए मॉस्को आना होगा। जेलेंस्की को बात करनी होगी क्योंकि यूक्रेन के पास सिर्फ 48% सेना ही युद्ध लड़ने लायक बची है। पुतिन के इस रुख पर यूक्रेन की ओर से भी जवाब आया है। यूक्रेन ने पुतिन का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। कहा है पुतिन जानबूझकर ना मानने वाले प्रस्ताव दे रहे हैं। वो जेलेंस्की को मॉस्को बुला रहे हैं, जबकि 7 देश पुतिन और जेलेंस्की में वार्ता की मेजबानी के लिए तैयार हैं। पुतिन के इस आक्रामक रवैये से अब ट्रंप नाराज हैं। उन्होंने कल रात पुतिन को सीधी चेतावनी दी। कहा कि अगर मैं रूस से नाराज हुआ तो मेरी नाराजगी का भी अंजाम जरूर देखेगा। इस सब के बीच में आपको बता दें, प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। इस वक्त जब हम ये शो कर रहे हैं तो रशिया की तरफ से बड़े हमले शुरू हो चुके हैं। हम आपको ये खबर दिखाने वाले हैं। पुतिन के क्रोध का अंजाम यूरोप को भी भुगतना पड़ सकता है। रूस और यूरोप की नई टक्कर शुरू हो सकती है और इसकी झलक आज ही दिख गई। पोलैंड ने शाम को दावा किया है कि यूक्रेन पर हमले के दौरान रूस के 2 ड्रोन्स ने पोलैंड की हवाई सीमा का उल्लंघन किया। पोलैंड में तैनात नेटो के फाइटर जेट से पश्चिमी यूक्रेन के आसमान में घुसकर हवाई पेट्रोलिंग की है। कल रात यह पेट्रोलिंग की उस समय की गई जब रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइल से अटैक किए थे। नेटो का दावा है कि ऐसा जवाबी कार्रवाई और किसी भी आक्रामक स्थिति से बचाव के लिए किया गया था। लेकिन रूस नेटो की इस गतिविधि से भी भड़का हुआ है। रूस ने नेटो की इस कार्रवाई को लाल रेखा पार करना बताया है। समझना मुश्किल नहीं है कि रूस और यूक्रेन की जंग में अब तनाव यूरोपीय देश तक फैल गया है। पुतिन के करीबी व्लादिमीर
सोलवोयोव ने ब्रिटेन को डायरेक्ट वार्निंग दी है। उन्होंने कहा है कि रूस न्यूक्लियर टॉर्पीडो पोसाइडन से ब्रिटेन को तबाह कर देगा। लाटविया और एस्टोनिया भी रूस के परमाणु प्रकोप से नहीं बच पाएंगे। पोसाइडन रूस का न्यूक्लियर पावर्ड डीप सी वेपन है, सेल्फ ड्राइव अंडर वाटर न्यूक्लियर टॉर्पीडो है। पोसाइडन की विस्फोटक ऊर्जा 2000 किलोटन है। पोसाइडन की रेंज 10,000 किलोमीटर है। हिरोशिमा में गिराए गए परमाणु बम से 133 गुना ज्यादा ताकतवर है। लेकिन ब्रिटेन अब यूक्रेन में सेना भेजने पर विचार कर रहा है। ब्रिटेन की ओर से यूक्रेन में वॉरशिप और फाइटर जेट्स भेजने की योजना बन रही है। यह रूसी हमलों से निपटने के लिए सेल्फ डिफेंस की तैयारियों वाला चैप्टर है। इसमें एक पैरा यह भी जुड़ गया है कि पूरा यूरोप रूसी हमलों से लोगों को बचाने के लिए तैयारियां तेज कर चुका है। अब जो हमारे पास इंटेल है, खुफिया दस्तावेज हैं, उसके आधार पर जो इंफॉर्मेशन हम आपको दिखाने वाले हैं वो जरूर देखिए। और मैं चाहूंगा सोशल मीडिया पर आप जहां भी इस शो को देख रहे हैं कमेंट करिए कि क्या कुछ होने वाला है यूरोप और रशिया में, क्योंकि फ्रांस ने अपने सभी अस्पतालों को बड़े पैमाने पर युद्ध की तैयारी में लगाना शुरू कर दिया है। मेरा आप सभी दर्शकों से सवाल है, ये जहां पर भी देख रहे हैं आप, YouTube पर देख रहे हैं, Facebook पर देख रहे हैं, Instagram, Twitter, X, जहां पर भी देख रहे हैं, कमेंट करिए, क्या यूरोप वर्सेस रशिया होने वाला है? मार्च 2026 तक देश के अस्पतालों को हर दिन सैकड़ों घायल सैनिकों के इलाज के लिए तैयार रहने का आदेश है। फ्रांस के अलावा बाल्टिक देशों टैंक, खाई, माइनफील्ड्स और रॉकेट सिस्टम से लैस जॉइंट डिफेंस लाइन तैयार की गई है। जर्मनी में न्यूक्लियर बंकर बनाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, आज ही यूरोप अमेरिका के साथ मिलकर यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने का ऐलान होना है। लेकिन अभी का फाइनल अपडेट कुछ और है। पेरिस में चल रही हाई लेवल मीटिंग समाप्त हो चुकी है। हमें पता चला है कि यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने के मसले पर अभी यूरोपीय देश एक मत नहीं है। ब्रिटेन और फ्रांस चाहते हैं कि यूक्रेन में सुरक्षा गारंटी के नाम पर सेनाएं भेजी जाएं, लेकिन जर्मनी ऐसा नहीं चाहता। उसकी ओर से कहा गया है कि इसके बजाय यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम और लॉन्ग रेंज मिसाइलों से मजबूत करना चाहिए। यानी यहां फूट पड़ती दिख रही है। अब यही वजह है या कुछ और, लेकिन खबर यह भी है कि इस मीटिंग में ट्रंप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे, बीच में अचानक से मीटिंग छोड़कर चले गए। वैसे इस मीटिंग के बाद यूरोपीय देशों की ओर से एक बयान भारत के समर्थन में आया है। ज़ेलेंस्की और ईयू प्रेसिडेंट ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद कहा है। धन्यवाद यूक्रेन में शांति के लिए किए जाने वाले प्रयासों को लेकर किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि 2 दिन पहले पुतिन ने भी भारत के शांति प्रयासों की सराहना की थी। तो क्या रूस यूक्रेन युद्ध में शांति का मार्ग दिल्ली से निकलेगा, यह देखना हम सभी के लिए दिलचस्प होगा। लेकिन जिसे देखना चाहिए उनको शायद अमेरिका का प्रेसिडेंट कहते हैं। बहुत जरूरी है कि वो ये देखें। डोनाल्ड ट्रंप, उनके लिए देखना जरूरी। खैर, रूस ने यूक्रेन पर अभी अभी एक बड़ा हमला किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ब्रेक करिए। चेन्नई में ड्रोन लॉन्च साइट पर हमला किया गया है। रूसी हमले में ड्रोन लॉन्च साइट पूरी तरह तबाह हो गई, यानी कि रशिया ने अटैक शुरू कर दिए हैं। पुतिन के लौटते ही बड़े हमले अंजाम दिए जा रहे हैं। रूसी हमले में 2 लोगों की मौत है, क्योंकि आबादी वहां बहुत कम है। जहां रूस ने हमला किया है वहां लंबी दूरी के ड्रोन बनते थे। रूसी रक्षा मंत्रालय ने हमले की जानकारी दी है। फिक्र में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के क्रोध की। देखिए, वर्ल्ड लीडर्स की मुलाकात के वक्त अक्सर आपने पुतिन को हंसते हुए, मुस्कुराते हुए कई बार देखा होगा। ये देखिए, उनकी चाल में सादगी और वाणी में मधुरता नजर आती है। वो इस तरह सभी से शालीनता से ही मिलते हैं। पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा होता है वो बहुत कम उनके चेहरे पर आता है। लेकिन क्या आपने कभी पुतिन का गुस्सा देखा है? गुस्से में इस बार पुतिन ने ट्रंप को ऐसा कुछ कहा है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। चीन में हुई एससीओ समिट के दौरान पुतिन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सबसे बड़ी नसीहत दी है। पुतिन ने ट्रंप को बता दिया है कि आखिर वर्ल्ड लीडर से बातचीत की भाषा क्या होनी चाहिए। जब आप किसी देश के टॉप लीडर्स को संबोधित करते हैं तब बातचीत की टोन क्या होनी चाहिए। इसीलिए कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि पुतिन ने ट्रंप को बता दिया है कि जब किसी वर्ल्ड लीडर को संबोधित करें तो जरा जुबान संभाल कर। एससीओ समिट के बाद व्लादिमीर पुतिन चीन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। यह है वो टेक ऑफ करने से पहले।
तभी एक सवाल के जवाब में पुतिन ने अपनी कूटनीति का एक ऐसा परिचय दिया जिसके सभी घायल हो गए हैं। डिप्लोमेसी में सीधे गुस्सा निकालने से मना किया जाता है, सीधे गुस्सा दिखाने से मना किया जाता है, क्योंकि ये रिश्तों को बिगाड़ सकता है। लेकिन जब किसी नेता या देश को नाराजगी, असहमति दिखानी होती है तो वो उसे सख्त शब्दों और प्रतीकात्मक तरीकों से व्यक्त करता है। इसे अक्सर डिप्लोमेटिक लैंग्वेज कहा जाता है, जो शायद ट्रंप को नहीं आती है। पुतिन ने ट्रंप का नाम लिए बिना कहा कि भारत 1.5 अरब की आबादी वाला देश है और चीन की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है। जब कोई कहता है कि आपको सजा देंगे तो उसे अपने अंदर झांकना होगा, उसे समझना होगा कि औपनिवेशिक युग कब का खत्म हो चुका है। सहयोगियों से बातचीत में धमकी भरा लहजा अब नहीं चलता है। मुस्कुराते हुए पुतिन का ये कूटनीतिक प्रहार ट्रंप को बहुत चुभ सकता है। इसके साथ ही पुतिन ने अपने कहने के तरीके से बता दिया है कि डिप्लोमेटिक भाषा में गुस्सा कभी चिल्ला कर नहीं बल्कि नपे तुले सख्त और औपचारिक अंदाज में जताया जाता है, ताकि संदेश साफ पहुंचे लेकिन रिश्ते पूरी तरह से ना टूटे। इंटरेस्टिंग बात क्या है, जब पुतिन से पूछा गया कि ट्रंप कह रहे हैं कि आप शी जिनपिंग और नॉर्थ कोरिया कुछ बड़ा करने वाले हैं इसीलिए मुलाकात हुई, तो उन्होंने रिपोर्टर की तरफ देखा, स्माइल किया और कुछ नहीं बोले। ट्रंप को इसी मौलिक ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत है। वैसे कल ही फिनलैंड के राष्ट्रपति, जो कि ट्रंप के बेहद करीबी हैं, एलेक्स स्टब ने कहा था कि भारत जैसे देशों से बात करते वक्त सम्मानजनक तरीके से पेश आना चाहिए, वरना वो हार जाएंगे। इसके अलावा कई अमेरिकी एक्सपर्ट्स भी ट्रंप को सलाह दे रहे हैं कि अभी ज्यादा उड़ने की आवश्यकता नहीं है, भारत से बातचीत में शालीनता और शब्दों में मधुरता रखें। आपको भी ट्रंप को नसीहत वाली रील जरूर देखनी चाहिए। अब फिक्र में बंगाल की वीडियो रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसमें विधानसभा के अंदर की धक्का मुक्की है, चोर चोर जैसे शर्मसार करने वाले नारों का शोर है, ममता बनर्जी की आक्रामकता है। पूरा एपिसोड जानने से पहले आप कुछ हंगामेदार तस्वीरें देख लीजिए। मोदी चोर, मोदी चोर, मोदी चोर, बीजेपी चोर, अमित शाह चोर, अमित शाह चोर, अमित शाह चोर, अमित शाह चोर। तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। स्वैराचारी ममता। बंगाल विधानसभा से आई ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। ये नारे दिल्ली के सियासी सर्कल तक पहुंच चुके हैं। सदन के अंदर बीजेपी और टीएमसी विधायकों का हंगामा शुरू हुआ तो एक साथ कई चीजें होती चली गई। विधानसभा में बीजेपी विधायकों के साथ मार्शल की धक्का मुक्की होने लगी, नौबत मारपीट तक आ गई। हुआ ये कि स्पीकर ने बीजेपी के सचेतक शंकर घोष समेत 4 विधायकों को 1 दिन के लिए सस्पेंड किया, लेकिन वो बाहर नहीं निकले। इसी पर मार्शल के जरिए उन्हें बाहर निकालने की कोशिश हुई, जिस पर बीजेपी के सभी विधायक एकजुट होकर विरोध जताने लगे। शंकर घोष को घसीटकर सदन से बाहर निकाला गया। इसी धक्का मुक्की में शंकर घोष की तबीयत खराब हो गई, वो जमीन पर लेटे दिखाई दिए। कुछ विधायक के सहारे उन्हें बाहर लाया गया, उन्हें सोफे पर बिठाया गया, पीने के लिए पानी दिया गया। बीजेपी के विधायक आसपास बैठे रहे। इस दौरान भी नारेबाजी होती रही। बीजेपी विधायक शंकर घोष की तबीयत को देखते हुए इसी दौरान एम्बुलेंस का इंतजाम किया गया। विधायक शंकर घोष को एम्बुलेंस में बैठाकर अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उनका चेकअप भी किया। शंकर घोष के अलावा निलंबित बीजेपी विधायक अग्निमित्र, पॉल और मेहर गोस्वामी को बाहर किया गया। इन्हें भी सदन से बाहर निकालने का वीडियो वायरल है। मार्शल इन विधायकों को कंधे पर उठाकर ले जाते दिखे। इससे पहले विधानसभा के अंदर जब हंगामा बढ़ने लगा तो ममता बनर्जी ने खुद मोर्चा संभाला। टीएमसी के जो विधायक अपनी सीट से उठकर बीजेपी विधायकों की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें उनकी सीट पर जाने के लिए कहा। यह तब हुआ जब ममता के भाषण के दौरान बीजेपी विधायक हंगामा कर रहे थे, उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा था। इस पर ममता ने भी अपने विधायकों को कहा कि वो विरोध जताएं। ममता का इतना कहते ही टीएमसी विधायक आगे बढ़ने लगे। तब सीएम ने उन्हें रोका और कहा कि अपनी सीट से विरोध जताएं, वेल में जाकर नहीं। हंगामे के बीच ही ममता बनर्जी का भाषण चलता रहा। इस भाषण के दौरान चोर चोर के नारे लगने लगे। बीजेपी चोर, दीदी चोर, वोट चोर, मोदी, अमित शाह डकैत, जीरो, धक्का, अपमान जैसे शब्द गूंजते रहे।
एक तरफ बीजेपी विधायक नारे लगा रहे थे तो दूसरी तरफ ममता आक्रामक थी। ममता पहले नारे लगाती थी और फिर टीएमसी विधायक उसे दोहरा रहे थे। आज बंगाल विधानसभा के अंदर लगभग 3 घंटे तक ये सब चलता रहा। इस पूरे विवाद में क्या कुछ हुआ हम आपको बताएंगे, इसकी इनसाइड डिटेल बताएंगे, लेकिन पहले आप ये देखिए जरा। বাংলাকে অপমান করে, বাংলাকে অসম্মান করে, বাংলা ভাষাকে অপমান করে, বাংলাকে অত্যাচার করে একদিনও মনে রাখবে কোন মানুষ আগামী দিন আপনাদের ভোট দেবে না। লজ্জা করে না, লজ্জা করে না? টাকা দিয়ে, অস্ত্র দিয়ে, নির্বাচন কমিশনকে দিয়ে, তাদের দিয়ে ভোট করে জিতে আসেন। চোর কি মাই জোরসে বলে? আজকে চোরের মায়ের বড় গলা। আজকে মনে রাখবেন, ভয় পেয়েছে তাই বাংলার মাটিতে বাংলার মানুষকে হ্যারাস করছে, বাংলার মানুষকে অত্যাচার করছে, বাংলা ভাষার উপর অত্যাচার করছে, বাংলার মনীষীদের ভাষাকে নিয়ে গর্ববোধ করে না। মোদি চোর, গদি চোর, মোদি চোর, বিজেপি চোর, মোদি চোর, বিজেপি চোর, মোদি চোর, বিজেপি চোর, অমিত শাহ 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 চোর, মোদি চোর, বিজেপি চোর, মোদি চোর, বিজেপি চোর, সব কটা চোর, সব কটা চোর, চোরেদের দল, ডাকাতদের দল। পরিবর্তন চাই বাংলায়। পরিবর্তন কি? বিজেপি হটাও, দেশ বাঁচাও। বিজেপি হটাও, দেশ বাঁচাও। অ্যান্টি বেঙ্গলি বিজেপি হটাও, দেশ বাঁচাও। বাংলা বিরোধী বিজেপি হটাও, দেশ বাঁচাও। বিজেপি চোর হ্যায়, বিজেপি চোর হ্যায়, বিজেপি চোর হ্যায়, বিজেপি চোর হ্যায়। अब सवाल यह है कि हंगामा क्यों हुआ? बंगाल विधानसभा में किसने शर्मसार करने वाले नारे की शुरुआत की? हमारे संवाददाता रविशंकर दत्ता ने फिक्र के दर्शकों के लिए पूरी जानकारी भेजी है। मामला यह है कि अलग अलग राज्यों में बंगाली प्रवासियों और मजदूरों के साथ मारपीट और उन पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ ममता सरकार प्रस्ताव लेकर आई है। इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए विधानसभा के 4 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। आज इस सत्र का दूसरा दिन था। आज जैसे ही बहस शुरू हुई, स्पीकर ने बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल का नाम पुकारा। वो उस समय सदन में नहीं थी, तो टीएमसी विधायकों को बोलने का समय दे दिया गया। फिर स्पीकर ने ममता बनर्जी का नाम पुकारा तो सदन में मौजूद अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि मेरी बारी है, मुझे बोलना है। इस पर ममता ने कहा कि ठीक है, पहले आप बोलिए, फिर मैं बोलूंगी। अग्निमित्रा पॉल के ने नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी के निलंबन का मुद्दा उठा दिया। शुवेंदु अधिकारी का मामला उठते ही सदन में हंगामा होने लगा। बीजेपी सदस्य वेल तक पहुंच गए। टीएमसी विधायक भी आक्रामक होकर आगे बढ़ गए। हालांकि ममता ने बीच बचाव किया, लेकिन हंगामा नहीं थमा तो स्पीकर विमान बनर्जी ने बीजेपी के चीफ विप शंकर घोष समेत 4 विधायकों को आज के लिए निलंबित कर दिया। वो बाहर नहीं गए तो उन्हें जबरन मार्शल से निकलवाया गया। मंगलवार को शुवेंदु अधिकारी को सस्पेंड किया गया था। तब यह कहा गया था कि वो 1 दिन के लिए निलंबित हुए हैं, लेकिन जब विधानसभा की आधिकारिक जानकारी जारी की गई तो पता चला कि वो पूरे सत्र के लिए सस्पेंड है। इसीलिए आज बीजेपी ने प्लान किया कि वो ममता बनर्जी को बोलने नहीं देगी। लिहाजा जब सीएम ममता बनर्जी ने बोलना शुरू किया तो बीजेपी विधायक हंगामा करने लगे। बीजेपी के इस तेवर से ममता का पारा हाई हो गया। सरकारी पक्ष से भी इसका विरोध जताया जाने लगा। अब सवाल है कि चोर चोर की जो नारे है उसकी शुरुआत किसने की? देखिए, हमारे संवाददाता रविशंकर दत्ता की जानकारी के मुताबिक पहले बीजेपी सदस्यों की तरफ से नारा उछाला गया। उस तरफ से आवाज आई कि दीदी चोर, गद्दी छोड़। नारे के जवाब में ममता ने भी नारे से जवाब दिया और फिर नारे लगे। जो शब्द कहे गए वो सब आप देख चुके हैं। ममता ने धमकी दी है कि जैसे आज उन्हें नहीं बोलने दिया गया, वैसे ही आगे जब बीजेपी विधायक बोलेंगे तो उनको भी नहीं बोलने दिया जाएगा। ममता ने आरोप लगाया कि बीजेपी बांग्ला और बंगाल विरोधी है। ममता ने दावा किया है कि वो बीजेपी को 0 पर लाकर खड़ा कर देंगी। तो वहीं बीजेपी ने इल्जाम लगाया कि बंगाल में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है। ममता ने आज वही गलती की है जो कभी सीपीएम ने की थी। बीजेपी विधायकों को लगी चोट का मामला दिल्ली तक पहुंच गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फोन कर विधायकों का हाल पूछा। बीजेपी ने चुनौती दी है कि ममता बनर्जी में अगर हिम्मत है तो बिना सुरक्षा सड़क पर आकर मुकाबला करें।
विरोधी बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। চাকরি চোর মমতা, চাকরি চোর মমতা, मोदी कम्युनिटी को गाली दिया। राजस्थान और गुजरात मध्य प्रदेश में, दिल्ली में ममता को जाना पड़ेगा, केस होगा उनका खिलाफ। ममता बनर्जी देश की वो मुख्यमंत्री है जो शायद दुनिया में कोई ऐसा क्रूर और नॉन पॉलिटिकल जिसको डेमोक्रेसी में भरोसा नहीं। अगर इसे काला कृत्य और काला दिवस कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ममता बनर्जी अब इस लायक नहीं है कि वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी रहे, उन्हें तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। अब फिक्र के लेंस की बात करते हैं। फिक्र के लेंस से देखें तो विधानसभा का एपिसोड शुद्ध सियासी दांव दिख रहा है। बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव है। ममता बनर्जी बांग्ला और बंगाली अस्मिता का मुद्दा उठाकर लोगों के इमोशन से खुद को कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। 4 दिन का विशेष सत्र बुलाना, प्रस्ताव लाना और सदन में बहस करवाना उसी कड़ी का हिस्सा है। वो ये साबित करना चाहती हैं कि बीजेपी बंगाल विरोधी है। महागठबंधन के मंच से पीएम मोदी को कहे गए अपशब्द के खिलाफ आज एनडीए ने बिहार बंद किया। सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक एनडीए के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और दुकानें बंद कराई, चौक चौराहों को जाम किया। इस दौरान कई जगहों पर जबरदस्ती बंद कराने की तस्वीरें आई। एक तस्वीर ऐसी भी थी जिसकी काफी चर्चा है। मां के सम्मान में आयोजित इस बंद में एक महिला शिक्षक के साथ बदसलूकी की गई। यह वीडियो जहानाबाद का है, जहां वो शिक्षिका स्कूल जा रही थी। बीजेपी समर्थकों ने उन्हें रोक लिया, घसीट कर अपने साथ ले गए, उनके साथ धक्का मुक्की की गई। भागलपुर में बंद के दौरान बाइक से जा रहे पति पत्नी की बंद समर्थकों के साथ बहस हुई। इस दौरान दंपत्ति के साथ भी बदसलूकी की गई। बिहार बंद के दौरान मुजफ्फरपुर दरभंगा NH-27 जाम करने को लेकर आरएएफ के जवान और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी बहस हुई। बाद में बातचीत से मामला सुलझाया गया। बंद के दौरान पटना हाईकोर्ट के जज की गाड़ी को रोका गया। बाद में पुलिस ने एस्कॉर्ट करके निकाला। कुल मिलाकर आज बिहार में काफी हंगामा हुआ। विपक्ष इससे काफी नाराज दिखा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी बिहार चुनाव से पहले गुंडागर्दी कर रही है, जबकि आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा, गुजराती बिहारी कार्ड चला। सीधे पीएम मोदी को चैलेंज किया, लिखा, क्या प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपाइयों को आदेश दिया है कि आज पूरे बिहार और बिहारियों की माताओं, बहनों और बेटियों को गाली दो? गुजराती लोग बिहारियों को इतने हल्के में ना लें, ये बिहार है। आरजेडी के इन हमलों का जवाब बीजेपी ने भी तबीयत से दिया। महिलाएं बड़ी संख्या में सड़कों पर हैं और महिलाएं ये कह रही हैं कि मैं भी मां हूं। भारत की हर नारी के लिए अपमानजनक टिप्पणी जो कांग्रेस के नेता आए दिन करते रहते हैं, अब भारत की नारी ये नहीं सहेगी, मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आज हम माता बहनें यही कहेंगी, मां बहन का अपमान करना राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बंद करें। इन दोनों नेताओं को सार्वजनिक तौर पे दंडवत। बिहार की जनता, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो जनता इन्हें माफ कभी नहीं करेगी। मां का अपमान एक देश का अपमान है, सभी का मां है। आप जरा भी आपको शर्म नहीं है? आपको मंच से गाली दी गई है। अगर हम लोग की पार्टी का दूर का भी कार्यकर्ता ऐसा करता तो हम लोग कार्रवाई करते और क्षमा मांगते। माता और बहनें ज्यादा पीड़ा में है, इसलिए माँ बहनों ने ही बंद का आह्वान किया है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सबका उसको समर्थन मिल रहा है। जो भाजपा एनडीए के द्वारा था सुपर फ्लॉप रहा। महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई, टीचरों के साथ बदतमीजी की गई, एम्बुलेंसों को रोका गया, जबरन जो है आम नागरिकों को तकलीफ पहुंचाया गया। ये सारा दृश्य जो है आज बिहार बंद में सामने आया।
पहली बड़ी खबर, मणिपुर में शांति के प्रयासों को लेकर केंद्र सरकार को बड़ी सफलता मिली है। कुकी जो काउंसिल ने मणिपुर में बंद नेशनल हाईवे 2 को खोलने का फैसला किया है। यह हाईवे मणिपुर की लाइफलाइन माना जाता है। कुकी गुट के से वार्ता में यह भी तय हुआ है कि वो सुरक्षा बल को पूरा सहयोग करेगा। 13 सितंबर को पीएम मोदी की संभावित मणिपुर यात्रा से पहले यह बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। दिल्ली में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग और पीएम मोदी की मुलाकात हुई। सिंगापुर के पीएम ने मुलाकात का ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि हमने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी के लिए रोड मैप लॉन्च किया है, जिसमें एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, डिजिटलाइजेशन, एआई और स्पेस प्रोग्राम में सहयोग का लक्ष्य है। एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के मुताबिक देश भर में करीब 47% मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अभद्र अपराध जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। ये रिपोर्ट तब आई है जब केंद्र के ने कुछ दिन पहले वो बिल पेश किया था जिसमें गंभीर आपराधिक मामलों में 30 दिन तक जेल में रहने पर मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान है। मध्य प्रदेश में इंदौर के एक अस्पताल में चूहों के काटने से 2 नवजात बच्चों की मौत पर प्रशासन को नोटिस जारी किया गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 3 दिन में डीएम से रिपोर्ट मांगी है। वहीं इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि यह दुर्घटना नहीं, हत्या है। और ऑनलाइन बेटिंग ऐप मामले में करीब 8 घंटे तक क्रिकेटर शिखर धवन से पूछताछ हुई। ईडी ने उन्हें सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया। इससे पहले सुरेश रैना से भी ईडी ने इस मामले में पूछताछ की थी। शिखर धवन समेत कई क्रिकेटर और एक्टर्स ने ऐप का प्रमोशन किया है। लखनऊ में बीजेपी से जुड़े छात्र संगठन एबीवीपी ने विरोध प्रदर्शन किया। कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर के बयान के खिलाफ छात्र संगठन नाराजगी जताई। राजभर ने एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को गुंडा कहा था। दिल्ली में यमुना का पानी अब लोगों को डरा रहा है। राजधानी में सड़क से लेकर शमशान घाट तक डूब चुके हैं। पानी सीएम दफ्तर तक पहुंच गया है। अब वो राहत कैंप भी डूबने लगे हैं जहां लोगों को शिफ्ट किया गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि यमुना का जलस्तर कम होना शुरू हो चुका है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पंजाब का दौरा किया। वो बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाकर किसानों से मिले। शिवराज सिंह बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने पंजाब पहुंचे हैं। राज्य में बाढ़ बारिश में मरने वालों का आंकड़ा 37 तक पहुंच चुका है। उत्तर भारत में बाढ़ बारिश पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 4 राज्यों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर की सरकारों से 3 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा है कि यह सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि इंसानों का पैदा किया गया संकट है। आपको महाराष्ट्र की एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम वाली चिंगारी बहुत ज्यादा है, जिसमें सांप्रदायिक नफरत बेहिसाब है, जिसमें हिंदुओं को लेकर मुस्लिम समुदाय में डराने का कमर्शियल खेल खेला जा रहा है। कमर्शियल खेल वो इसलिए क्योंकि करोड़ों का मुनाफा कमाने के लिए यहां हलाल सोसाइटी बनाई जा रही है। हलाल सोसाइटी बनाकर मुस्लिम कार्ड चलने का घिनौना प्रयास हो रहा है। यह खबर समझने के लिए सबसे पहले आप वो विज्ञापन देखिए जो हलाल सोसाइटी बनाने के लिए एक कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से जारी हुआ है, जिस पर महाराष्ट्र में काफी विवाद हो रहा है, जिसे घोर सांप्रदायिक कहा जा रहा है। इसमें मुसलमानों को फ्लैट खरीदने का लालच दिया जा रहा है। ऐसा करने के लिए विज्ञापन में विभाजनकारी बातें की जा रही हैं। अब हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र में यह किस जगह की बात है। हिंदू पक्ष का इस हलाल सोसाइटी को लेकर विरोध क्या है, तो हिंदू मुस्लिम नैरेटिव वाली इस हलाल सोसाइटी की नींव मुंबई से 60 किलोमीटर दूर करजत शहर में पड़ी है। यहां करजत नेरल का रियल एस्टेट प्रोजेक्ट टाउनशिप बन रहा है। यह हलाल सोसाइटी सिर्फ मुसलमानों के रहने के लिए घोषित हुई है। दावा है कि यह अपने आप में अनोखी हलाल लाइफस्टाइल वाली टाउनशिप होगी, जिसमें विशाल मस्जिद होगी, कुर्बानी के लिए अलग से जगह होगी और समान विचार के लोग रहेंगे। बच्चे बिल्कुल हलाल वातावरण में सुरक्षित तरीके से पढ़ पाएंगे। बुजुर्गों को सम्मान और केयर मिलेगी। इस टाउनशिप में एक सुकून रेजिडेंसी है, जिसके 78 फ्लैट्स में से 72 फ्लैट्स मुस्लिम समुदाय को पहले ही बेचे जा चुके हैं, जबकि इसी टाउनशिप में सुकून एम्पायर भी बन रहा है, जिसमें 12 बुकिंग्स मुसलमान परिवारों की ओर से कर दी गई। यही नहीं, बिल्डर के सोशल मीडिया हैंडल पर ऐसे कई प्रमोशनल वीडियो मौजूद हैं जिनमें अप्रत्यक्ष रूप से यही संदेश देने की कोशिश की गई है कि यहां रहकर मुसलमान खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे। विज्ञापन के जरिए मुसलमानों से कहा जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ उनके पैसों को नहीं बल्कि परिवार के भविष्य को भी सुरक्षित करेगा। हालांकि विज्ञापन सामने आने के बाद यह मामला अब तूल पकड़ चुका है।
बीजेपी के राज्य प्रवक्ता अजीत चौहान ने आरोप लगाया है कि यह गजवाए हिंद का प्रयास है। मुंबई और महाराष्ट्र में ऐसा नहीं होने देंगे। वहीं हिंदू संगठनों की ओर से सवाल उठाते हुए पूछा गया है कि क्या महाराष्ट्र में इस्लामिक स्टेट बनाने की तैयारी है। हिंदू पक्ष ने इस विज्ञापन को विष व्यापन कहा है। यह भी कहा है कि ऐसी कोशिशें संविधान के खिलाफ है। एकनाथ शिंदेगुट की शिवसेना ने प्रमोशनल वीडियो को हर प्लेटफॉर्म से तत्काल हटाने की मांग की है। और इस मामले में जब मानवाधिकार संगठन भी एक्टिव हो चुका है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने महाराष्ट्र सरकार को इस टाउनशिप के मामले में नोटिस जारी किया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि यह टाउनशिप विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय के लिए स्वीकृत क्यों की गई है। मुंबई के पास करजत में बन रही इस हलाल सोसाइटी पर कैसे हिंदू मुस्लिम वाली सियासत तेज हो गई है, आपको ये न्यूज रील देखनी चाहिए। जो ये प्रोजेक्ट के बिल्डर है, उन्होंने प्रोजेक्ट भेजने के लिए कई एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशनल फिल्म सोशल मीडिया के लिए बनाए हैं। इसमें कई फिल्म्स तो ठीक लग रहे हैं, लेकिन कई फिल्म्स में ऐसे दर्शाया गया है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक समुदाय के लोग ही खरीद सकते हैं और सिर्फ एक समुदाय के लोग इस प्रोजेक्ट में रह सकते हैं, जो बिल्कुल गलत है। हम ये बिल्डर से और डेवलपर से आग्रह करेंगे कि ऐसे जो फिल्म्स है वो तुरंत वापस ले ले, विड्रॉ कर ले। और इसके अलावा जो हमारी राज्य सरकार है, ऐसे जो एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं और समाज के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके ऊपर भी हमारी कड़ी नज़र रहेगी। सिर्फ एक धर्म के लोगों के लिए घर बनाए जाएंगे, इसी धर्म के लोगों को घर बेचे जाएंगे। ये एडवर्टीजमेंट कोई बनाता है और प्रसारित करता है, यही सबसे बड़ा गुनाह मुझे लगता है। ये भारत के संविधान को दी गई चुनौती है। इस तरीके से एक इलाके में एक ही कम्युनिटी को घर बेचे जाएंगे, एक तरीके से ये गजवाए हिंद है। ये भारत के संविधान में जिस तरीके से सभी लोगों को पूरे अधिकार दिए गए हैं, उसके खिलाफ ये बात है। अक्सर जब किसी इंसान पर मुसीबतों का पहाड़ टूटता है, तब उसे भगवान की याद आती है और वो पूजा पाठ में जुट जाता है। लेकिन हरदोई की शाहबाद पुलिस ही भगवान की शरण में चली गई है। ये वीडियो फाइल देखकर यकीनन आप चौंक जाएंगे। थाने में ही मंगल भवन अमंगलहारी का भजन चल रहा है। यहाँ कई पुलिस वाले यूनिफॉर्म में बैठे हुए हैं, पीले और गेरुए वस्त्रों में पंडित जी भी बैठे हैं। हारमोनियम और माइक के साथ भजन चल रहा है। पुलिस कर्मियों के अलावा कई श्रद्धालु भी पूरे भक्ति भाव से भजन करने में जुटे हैं। आमतौर पर किसी पुलिस स्टेशन में इस तरह से पूजा पाठ की तस्वीरें नहीं आती हैं, लेकिन इस सुंदरकांड पाठ की वजह से हरदोई की शाहबाद पुलिस चर्चा में है। लोग ये भी कह रहे हैं कि कोई कांड ना हो, इसलिए थाने में ही करा दिया गया सुंदरकांड। अब आखिर थाने में पूजा पाठ क्यों हो रहा है, इसकी पूरी कहानी भी आपको जाननी चाहिए। दरअसल हरदोई में बीजेपी बूथ अध्यक्ष की हत्या और फिर पुलिस हिरासत में युवक की मौत ने कानून व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर दिया, बल्कि पुलिस महकमे की भी काफी किरकिरी करा दी। बीजेपी नेता गौरी पांडे हत्याकांड में परिजनों से अभद्रता करने के आरोप में पहले प्रभारी निरीक्षक उमेश त्रिपाठी सस्पेंड हुए। इसके बाद शिव गोपाल यादव ने चार्ज संभाला। पुलिस कस्टडी में आरोपी की मौत से शिव गोपाल यादव भी सस्पेंड हो गए। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर वरुण कुमार शुक्ला को भी सस्पेंड किया गया। साथ ही डायल 112 के 2 पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की गई। कुल मिलाकर एक हफ्ते में 2 थानाध्यक्ष, 1 सब इंस्पेक्टर, कई पुलिसकर्मी निलंबित किए गए। कुछ और पुलिस वालों पर FIR दर्ज की गई है। ऐसे में कई पुलिसकर्मियों का मानना है कि मानो कोतवाली पर शनि का साया मंडरा रहा है और ग्रह नक्षत्रों की मार से संकट बढ़ता जा रहा है। इसीलिए पुलिसकर्मी अब भगवान की शरण में है, शायद घटनाओं पर लगाम लग सके। शाहबाद कोतवाली परिसर में सुंदरकांड पाठ और हवन का आयोजन किया गया है। इस अनुष्ठान में CO आलोक राज नारायण, नए प्रभारी निरीक्षक आनंद नारायण त्रिपाठी समेत पूरा स्टाफ मौजूद रहा। सुंदरकांड पाठ के बाद विधिवत हवन और प्रसाद का वितरण किया गया। अब पुलिसकर्मियों का कहना है कि बजरंगबली की कृपा से कोतवाली की रक्षा होगी और आने वाले संकट से मुक्ति मिलेगी। फिक्र में बात करते हैं यूपी के बिजली विभाग की ऐसी मनमानी की, जिसका दुखद परिणाम एक 45 वर्ष की महिला की दर्दनाक मौत है। यह खबर यूपी के सोनभद्र की जरूर है, लेकिन चिंता पूरे प्रदेश की है, क्योंकि यूपी में बिजली विभाग के अधिकारी आम लोगों को तो छोड़िए, बड़े बड़े मंत्रियों और विधायकों की भी नहीं सुनते।
ऐसा लगता है कि हाई वोल्टेज पावर से उनकी मानवता मर चुकी है। इसका ताज़ा उदाहरण सोनभद्र में देखने को मिल रहा है, जहां एक महिला की करंट लगने से मौत हो गई। महिला करंट से तड़पती रही, लेकिन जेई ने बिजली काटने से मना कर दिया। महिला करंट से तड़पती रही, जेई ने कहा कि एसडीओ से बात कीजिए, और महिला की मौत हो गई। आप इस पूरी खबर को जानेंगे तब आप यूपी में बिजली विभाग के इंजीनियर की संवेदनहीनता को समझ पाएंगे। दरअसल सोनभद्र में एक महिला को करंट लगा था। इसके तुरंत बाद महिला के घर वालों ने घबराते हुए बिजली विभाग के जेई को फोन लगाया, उनसे ये विनती की, साहब एक महिला को करंट लग गया है, बिजली काट दो, महिला की जान बच जाएगी। लेकिन जेई पर इस विनती का कोई असर नहीं हुआ, उसने बिजली काटने से मना कर दिया। जेई ने कहा कि इसको लेकर एसडीओ से बात करिए। परिवार वालों ने उसके बाद घोरावल विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक डॉक्टर अनिल कुमार मौर्य को फोन किया। विधायक को पूरी बात बताई, बिजली काटने के लिए बिजली विभाग से बात करने को कहा, लेकिन बिजली विभाग के जेई ने विधायक की बात भी नहीं सुनी। विधायक से भी जेई ने कहा कि बिजली हम नहीं काटेंगे, इसके लिए एसडीओ से बात कीजिए। इसके बाद करंट से महिला की दर्दनाक मौत हो गई। हेलो, नमस्ते। यहाँ सुकृत में कौन जेई है? नहीं, कोई गुप्ता है? आज उसको हट जाना चाहिए। आज नहीं हटेगा तो फिर हम आएंगे वहाँ पे। मैं सुकृत में हूँ। इतना बदतमीज है, यहाँ आदमी को लाइन मारा है, उन लोग फ़ोन कर रहे हैं तो कह रहा कि एक्सीएन एसी से बात करो, एसडीओ से बात करो। हम कौन होते हैं? तुम या तो आके बताएं उसको हम कौन है। आज के आज हटना चाहिए। मैं वैसे आ भी रहा हूँ, ठीक है? मर गई महिला। वो बताइए, उसके ना कहने से महिला मर गई। अब वो कह रहा है कि हमसे क्या मतलब है, लाइन काटने के लिए कहा जा रहा था, कह रहा हमसे क्या मतलब है। ऐसे एसी साहब नहीं होता, नहीं है फोन। आज उसको हटाइए एसी साहब, यहाँ नहीं रहेगा। देखिए, यूपी में बिजली विभाग की मनमानी का लंबा इतिहास रहा है। वैसे तो प्रदेश के कई जिलों में घंटों तक पावर कट होता है, लेकिन सवाल है कि बिजली विभाग का पावर कट कब होगा। इनके हाई वोल्टेज वीआईपी प्रोटोकॉल का इलाज क्या है? क्योंकि यूपी में बिजली विभाग के अधिकारी, इंजीनियर और कर्मचारी ऊर्जा मंत्री की नहीं सुनते हैं, विधायकों की नहीं सुनते हैं और आम आदमी की भी नहीं सुनते हैं। सोनभद्र में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अगर जेई ने वक्त पर एक्शन लिया होता तो हो सकता है महिला की जान बच जाती। खैर, उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की बात करते हैं। किम जोंग अक्सर अपने मिसाइल परीक्षण की वजह से चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार वो अपनी बेटी की वजह से चर्चा में है। किम की बेटी का नाम है किम जू ए। अभी वो सिर्फ 12 साल की हैं, लेकिन इतनी छोटी उम्र में ही किम जोंग ने अपनी बेटी को ग्लोबल स्टेज पर उतार दिया है। यानी उनकी बेटी का इंटरनेशनल डेब्यू हो चुका है। ये डेब्यू भी किसी छोटे मोटे इवेंट में नहीं, बल्कि चीन में हुए एससीओ समिट जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हुआ है। दरअसल एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए किम जोंग अपनी बेटी के साथ चीन पहुंचे। हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने अपनी बुलेट प्रूफ ट्रेन से सफर किया। लंबे सफर के बाद किम की ट्रेन बीजिंग पहुंची। किम ट्रेन से उतरे और ठीक उनके पीछे दिखी 12 साल की किम जू ए, उत्तर कोरिया की फर्स्ट डॉक्टर यानी किम की बेटी। यह पहला मौका था जब किम जोंग फर्स्ट डॉटर यानी किम की बेटी यह पहला मौका था जब किम जोंग की बेटी को उत्तर कोरिया से बाहर किसी दूसरे देश में देखा गया, और वो भी इतने हाई प्रोफाइल इवेंट में। इस तस्वीर में दुनिया में यह मैसेज दे दिया है कि यही लड़की 12 साल की किम जू ए भविष्य में किम जोंग की उत्तराधिकारी बनेगी। हालांकि इस तस्वीर के बाद चीन में किम की बेटी मीडिया के कैमरों पर नजर नहीं आई, लेकिन खबर है कि चीन के विक्ट्री डे परेड में वो शामिल रहीं। इतने बड़े वैश्विक मंच पर जहां दुनिया के तमाम ताकतवर देशों के नेता जुटे थे, वहां किम का अपनी बेटी को लाना कोई फैमिली टूर नहीं, बल्कि एक रणनीतिक संदेश था। अब इस तस्वीर को देखिए। यह तस्वीर 2022 की है, जब पहली बार दुनिया की नजर किम जोंग उनकी बेटी पर पड़ी। मौका था उत्तर कोरिया के सबसे घातक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण का। इस तस्वीर को देखकर शायद उस वक्त किसी ने सोचा नहीं होगा कि यह लड़की धीरे धीरे अपने पिता के साए में सत्ता की सीढ़ियां चढ़ रही है। इसके बाद किम जू ए
लगातार सामने आने लगी। कभी सैन्य परेड में देखी तो कभी हथियारों के परीक्षण में और कभी तो राष्ट्र से जुड़े आयोजनों में उन्हें अपने पिता के साथ देखा गया। वो न सिर्फ अधिकारियों के बीच बैठी बल्कि उन्हें निर्देश देते हुए भी देखा गया, बिल्कुल एक लीडर की तरह। इसी तरह की तमाम तस्वीरों के बाद उत्तर कोरिया के नए उत्तराधिकारी की अटकलें तेज हो गई हैं और चीन की ताज़ा तस्वीरों ने उसे और ज़्यादा हवा दे दी है। वैसे बहुत जल्द ये अटकलें सही भी साबित हो सकती हैं, क्योंकि 3 ऐसी बातें हैं जो इस नए उत्तराधिकारी के फेवर में इशारा कर रही हैं। पहला, परिवार की परंपरा। उत्तर कोरिया की सत्ता पर किम के परिवार का ही शासन रहा है। ऐसे में अगली पीढ़ी को तैयार करने के संकेत मिलना स्वाभाविक है। फिर इस सब के बीच में दूसरा, सार्वजनिक उपस्थिति। किम जुए कई अहम मौकों पर अपने पिता के साथ नजर आ रही हैं। ये केवल पारिवारिक कारण नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश भी है। और तीसरा, शक्ति का प्रतीक। मिसाइल परीक्षण और सैन्य परेड जैसे अवसरों पर बेटी के साथ मन साझा करना इस बात का संकेत है कि उन्हें उत्तर कोरिया की शक्ति और सेना से जोड़ा जा रहा है। यानी किम जोंग उन अपनी बेटी को लेकर संदेश देना चाहते हैं, उत्तर कोरिया की सत्ता भविष्य में भी उनके परिवार के पास ही रहेगी। साथ ही वो अपनी जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उत्तर कोरिया का राजनीतिक भविष्य महफूज है। वैसे उत्तर कोरिया की भविष्य की झलक तो उसके भूतकाल में ही छिपी है। 1948 में उत्तर कोरिया की स्थापना किम इल सुंग ने की। उन्होंने ही देश को तानाशाही शासन की राह में डाला और खुद को सुप्रीम लीडर घोषित किया। 1994 में उनके निधन के बाद सत्ता उनके बेटे किम जोंग इल को मिली। 2011 में किम जोंग इल की मौत के बाद सत्ता मिली उनके बेटे किम जोंग उन को, जो अभी के शासक हैं। यानी 3 पीढ़ियों से किम के परिवार उत्तर कोरिया पर राज करता आया और अब चौथी पीढ़ी में शासन करने के लिए किम जोंग अपनी बेटी को तैयार करते हैं। इस खबर को जरा ध्यान से देखिए। आपकी सेहत की फिक्र, इसकी शुरुआत एक ऐसी तस्वीर से करते हैं। इसमें आपको एक बुलेट ट्रेन के साथ आर्मी का एक जवान दिख रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वर्ष 2050 तक आर्मी को जवान मिलने में मुश्किलें आ सकती हैं। यहां तक कि बुलेट ट्रेन चलाने के लिए ड्राइवर मिलना भी संभव नहीं हो पाएगा और इसका सीधा कनेक्शन आपकी आंखों से है। डॉक्टर्स का कहना है कि जिस तेजी से बच्चों की आंखों की रोशनी कम हो रही है, उससे भविष्य में फिट आंखों वाले प्रोफेशनल्स का अकाल पड़ जाएगा। दिल्ली में एम्स के आरपी सेंटर के 2 प्रमुख डॉक्टर्स ने चौंकाने वाला दावा किया है। उनकी रिसर्च के मुताबिक भविष्य में बच्चों की आंखों की रोशनी पर बड़ा असर पड़ने वाला है। वहीं WHO ने भी कहा है कि वर्ष 2050 तक जिस तरह से बच्चों की आंखों में देखने की क्षमता में कमी आ रही है, उसे देखकर लग रहा है कि आर्मी, एयरफोर्स और बुलेट ट्रेन के ड्राइवरों के लिए लोग मिलने मुश्किल हो जाएंगे। भारतीय सेना में भर्ती के लिए विजन स्टैंडर्ड क्या है, यह समझना जरूरी है। 6x6 उम्मीदवार के लिए 6x6 दृष्टि का लक्ष्य रखा गया है। अगर 6 मीटर तक उम्मीदवार देख सकता है तो उसकी आंखों की देखने की क्षमता सामान्य है। सोचिए क्या होने वाला है भविष्य का।